नमस्कार विद्यार्थियों। आइडियल गैसेस पर पिछले कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, सुने हैं। अब हम चर्चा शुरू करेंगे वास्तविक गैसों की या रियल गैसेस की। और आदर्श नियमों की चर्चा जब हमने की थी तब उस समय भी कहा था कि वास्तविक गैसें आदर्श गैसों से कुछ अलग होती हैं। आदर्श गैसें वास्तव में पाई नहीं जाती। जो भी कुछ रियल में पाई जाती हैं गैसें, वो रियल गैसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक गैसों का व्यवहार है वो आदर्श गैसों के व्यवहार से कुछ अलग पाया जाता है। और कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि वो वास्तविक गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। तो सामान्य परिस्थितियों में जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श नियमों से भी विचलन दिखाती हैं और आदर्श व्यवहार से भी विचलन दिखाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अर्थात आदर्श व्यवहार से विचलन किस तरह से वास्तविक गैसों में पाया जाता है। जो नियम हम लोगों ने पहले पढ़े हैं वो सब आदर्श गैसों के लिए थे और वास्तविक गैसों पर यदि हम उनको अप्लाई करते हैं तो वो किसी एक निश्चित रेंज में या परिसर में ही लागू हो पाते हैं। और रफली ये मान के चला गया है कि लगभग 5% तक डेविएशन हमको देखने को मिलता है। वास्तविक गैसों के लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि लो टेम्परेचर यानी कम ताप और हाई प्रेशर यदि हम लेते हैं तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से ये वास्तविक गैसें उन आदर्श व्यवहार से विचलन या डेविएशन दिखाती है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने आदर्श गैसों के लिए कही हैं। काइनेटिक इक्वेशन जब हमने निकाली थी उसके अजम्पशन या उसके अभिग्रहित में भी कहे थे। तो कई अजम्पशंस या कई स्टेटमेंट जो कि आदर्श गैसों पर हमने लागू किए थे वो स्टेटमेंट इसका मतलब है कि वास्तविक गैसों पर लागू नहीं हो पाते। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो नियम, ये सारी चीज़ें, इनकी बात हम वास्तविक गैसों के संदर्भ में नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करने के लिए हम एक और फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, जेड। ये हम वास्तविक गैसों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं। अब ये जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, आदर्श गैसों के लिए इसकी वैल्यू क्या है, वास्तविक गैसों के लिए इसकी वैल्यू क्या है। देखिए, एक जो फैक्ट हम लोग देखते हैं कि वास्तविक गैसें लिक्विफाई की जा सकती हैं, यानी यदि हम उन पर दाब आरोपित करें या कूलिंग करें यानी टेम्परेचर कम करें तब वास्तविक गैसों का द्रवीकरण संभव है या होता है, जो कि आदर्श गैसों के केस में नहीं। तो ये बात आदर्श गैसों में नहीं कही, इसलिए रियल गैसेस उनसे थोड़ा सा भिन्न है। तो दो एजम्पशंस जिनके बारे में आइडियल गैस के लिए चर्चा की गई कि एक तो इनका कणों का आयतन या कणों का आकार बहुत छोटा है तो इसलिए इनके द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन या अणुओं का वास्तविक आयतन उपेक्षणीय है या नहीं होता है, और दूसरा अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये दो बातें विशेष रूप से हमने आदर्श गैसों के लिए कही। तो सामान्य परिस्थितियों में तो ये बातें
सही हो सकती हैं, लेकिन यदि प्रेशर ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है तब उसमें हमें डेविएशन या विचलन आदर्श व्यवहार से देखने को अधिक मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे, जैसे कि हमने कहा कि सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर वास्तविक गैसें उन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से जो खींचे गए ये वास्तविक गैसों और आइडियल गैस के लिए खींचे गए। आइडियल गैस के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि P और PV के बीच में, एक तरफ P और एक तरफ PV, इनके बीच में यदि हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो आइडियल गैसेस के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। लेकिन वास्तविक गैसों के संदर्भ में यदि उनके लिए यदि हम प्लॉट करें तो ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन P अक्ष के समानांतर नहीं मिलती। दो तरीके के ग्राफ देखने को मिलते हैं, एक कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम की तरह, जिसमें कि ग्राफ शुरू से ही बढ़ता रहता है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये शुरू से ही बढ़ता रहता है। तो एक ग्राफ तो हमें वास्तविक गैसों में इस तरीके का मिलता है, और दूसरा कुछ इस तरीके का है जिसमें कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। एक यहाँ पर मिनिमा आता है यानी डिप हमको मिलती है, और उसके बाद फिर ये वैल्यू PV की बढ़नी शुरू होती है, यहाँ तक पहुँचती है, और फिर इसके बाद ये ग्राफ बढ़ना शुरू होता है। विशेष रूप से ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, इस तरीके की जो हमारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके लिए हमें इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। तो तीन तरीके के ये कर्व हो गए। एक आइडियल गैसेस के लिए PV वर्सेस P जो कि P अक्ष के समानांतर है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के लिए जहाँ पर कि ये वैल्यू सीधे सीधे शुरू से ही बढ़नी शुरू होती है, और अन्य गैसों के लिए जहाँ पर हमको ये PV का मान पहले कम होता है, एक निम्नतम बिंदु या डिप आता है और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, और फिर आइडियल गैस के कर्व को क्रॉस करते हुए सीधे ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। तो ये दो तरीके के कर्व वास्तविक गैसों के लिए हमें देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा और देखिए, इसको इनलार्ज करके यदि हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन आदर्श गैसों के लिए, ये विशेष रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और बाकी अन्य सभी गैसें कुछ इस तरीके का ही कर्व दिखाई देती हैं। और ये डिप अलग अलग हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नेचर सबका एक ही है कि पहले PV का मान कम होता है और फिर उसके बाद निम्नतम बिंदु के बाद एक निश्चित दाब के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके का कर्व हमें वास्तविक गैसों के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो आइडियल गैस, बिहेवियर आइडियल गैस में हम देखते हैं PV इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इसको इस रूप में लिखें PV अपॉन nRT, तो इसको एक अन्य पद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में डिफाइन या एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, Z इक्वल टू PV अपॉन nRT। अब क्योंकि आदर्श गैसों के लिए PV इक्वल टू RT है, तो इसलिए ये फैक्टर हमारा 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब और यदि PV का मान RT से कम है तो Z का मान 1 से कम होगा, और PV का मान यदि RT से अधिक है तो Z का मान 1 से अधिक होगा। तो PV के स्थान पर Z को प्लॉट करने का एक प्रयास किया गया। तो यहाँ पर y एक्सिस पर PV के स्थान पर Z या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिया गया और इधर की तरफ प्रेशर प्लॉट किया गया। तो भी देखा गया कि जो कर्व की प्रकृति है वो लगभग उसी तरीके की है। ये आदर्श गैसों के लिए, और ये वैल्यू 1 है, क्योंकि आदर्श गैसों के लिए PV और RT का मान बराबर है, तो इसलिए Z की इक्वल वैल्यू जो है वो
1 के बराबर हो जाती है। तो ये लाइन z इक्वल टू 1 पर पी एक्स के समानांतर आदर्श गैसों के लिए पाई जाती है। बाकी अन्य गैसों के लिए कर्व उसी तरीके का आया है जैसे कि पीवी वर्सेस पी हमने ड्रॉ किया। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए शुरू से बढ़ता हुआ और बाकी अन्य गैसों के लिए एक पहले जेड की वैल्यू कम होती हुई और फिर उसके बाद बढ़ती हुई और एक आने के बाद दाब के मान में और वृद्धि के पश्चात ये वैल्यू बढ़नी शुरू हुई। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ P वर्सेस Z वास्तविक गैसों के लिए पाया गया और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या की गई। इसको देखिए थोड़ा सा और इनलार्ज करके यदि अलग से हम देखें ये ज़्यादा क्लियर है। ये हमने Z प्लॉट किया है यहाँ पर और Z इक्वल टू 1 ये आदर्श गैसों के लिए है और बाकी अन्य गैसों के लिए ये वैल्यूज अलग अलग दाब पर प्रेशर पर अलग अलग है। इस प्रेशर पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर डिप आता है, ठीक है, इसका डिप यहाँ पर है। इसी गैस की यदि हम बात करें इस प्रेशर पर तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाती है और यदि 600 पे यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस Z का मान पहले तो कम होता चला जाता है और फिर इसके बाद बढ़ता हुआ और 1 को क्रॉस करता हुआ फिर आगे बढ़ जाता है। अब ये ग्राफ देखिए आप अलग अलग गैसों के लिए है, ठीक है। तो अलग अलग गैसों के लिए हमें अलग अलग तरीके के कर्व मिलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कोई एक निश्चित है, इसलिए एक निश्चित ताप पर अलग अलग गैसों के लिए ये कर्व ड्रॉ किए गए हैं। अब परिस्थिति हो सकती है कि हम एक ही गैस लें लेकिन इसका ताप परिवर्तित करते रहें। तो देखिए जैसे ये तो यहाँ पर ये 200 केल्विन पर है, ये 500 केल्विन पर है, ये 1000 केल्विन पर है। गैस एक ही है लेकिन अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए हम मान सकते हैं तो एक ही गैस है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर इसका ये ग्राफ है। तो आप देखिए यहाँ पर इस 200 डिग्री पर आप देखें तो ये डेविएशन यहाँ तक है, 500 डिग्री कर दें तो डेविएशन यहाँ तक आ जाता है, और यदि 1000 डिग्री कर दें तो देखिए ये डेविएशन लगभग जो डिप था वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी दाब के इस मान तक इस रीजन में जो नाइट्रोजन के लिए कर्व है वो आइडियल गैस के समानांतर हो जाता है, अर्थात आदर्श गैसों की तरह इसका व्यवहार रहता है। और फिर आगे जैसे जैसे प्रेशर चलता चला जाता है वैसे वैसे ये डेविएशन हमको अधिक मिलता चला जाता है। तो ये जो हमारे आदर्श गैस के लिए लाइन है या ग्राफ है, इस ग्राफ से हम जितना दूर रहेंगे विचलन उतना ही अधिक पाया जाएगा। तो इस ग्राफ की स्थिति से हम पता लगा सकते हैं कि आदर्श व्यवहार से विचलन कम है या ज़्यादा है और किस तरीके का है। ये ग्राफ देखिए यहाँ पर सारी बातों को समराइज किया गया है। ये पी अक्ष के समानांतर है, इसको हम पी मान सकते हैं या पी वी अपॉन आर टी भी इसको हम ले सकते हैं, यानी इसको हम जेड भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको यदि हम जेड मान के चलें तो जेड इक्वल टू 1 ये आदर्श गैसों के लिए है, ठीक है। अब ऊपर का ये जो रीजन है ये जेड ग्रेटर देन 1 का है और नीचे वाला जो रीजन है ये जेड लेस देन 1 का है। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, अर्थात आदर्श व्यवहार से पॉजिटिव डेविएशन, और इसको हम कहेंगे आदर्श व्यवहार से नेगेटिव डेविएशन। यहां पर पीवी ग्रेटर देन आरटी है, तो यहां पर पीवी लेस देन आरटी। तो यहां
पर ये देखिए हमने लिखा है अट्रैक्शन डोमिनेट्स, अर्थात यदि हम इस रीजन में हैं कहीं पर तो यहाँ पर अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक प्रभावी है, और यदि हम इस रीजन में चले जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। और यहाँ पर मिड पॉइंट पर जबकि गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है तो वहाँ हम कहेंगे कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसलिए इनका व्यवहार आदर्श गैसों की व्यवहार की तरह हो जाता है। तो इस एक ही ग्राफ में हम पूरा एक तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें कि आप एक ही ग्राफ पे सारी चीजें दर्शा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये जेड के लिए खींचा गया, यहाँ पर वही अट्रैक्शन डोमिनेट्स, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, यहाँ पर जेड ग्रेटर देन वन, यहाँ जेड लेस देन वन। तो ये आदर्श गैसों से व्यवहार में विचलन बताएगा। जितना हम आदर्श गैसों से दूर रहेंगे डेविएशन उतना ही ज़्यादा बताएगा। तो इस ग्राफ को देखकर हम आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलन कितना है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक ही गैस के लिए अलग अलग कर्व है। ये वाला कर्व 173 के लिए है, ये वाला कर्व 298 के लिए है, ये वाला कर्व 873 केल्विन के लिए है। तो एक ही गैस के लिए अलग अलग ताप पर ये कर्व खींचे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेड का मान है वो सबके लिए अलग अलग। टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर डेविएशन ज़्यादा है। टेम्परेचर जैसे 298 केल्विन है तो लगभग यहाँ पर समानांतर है और फिर इसके बाद बढ़ना शुरू हो गया है। और अधिक टेम्परेचर यदि हम कर दें, ये 873 कर दें, तो ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उल्टा भी कह सकते हैं, यदि हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें तो इसमें डिप मिलना प्रारंभ हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये डिप धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम आदर्श गैसों से व्यवहार में इसके विचलन की व्याख्या कर पाते हैं। और इसके आधार पर, डेविएशन के आधार पर आइडियल गैस से जो हमारा विचलन आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए फिर वैन डर वाल्स ने इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, और उसमें उसने दो कॉन्स्टेंट्स उसमें और ऐड किए और एक नई इक्वेशन उसने निकाली जिसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो दो एजम्पशंस मुख्य रूप से थे उस पर उन्होंने काम किया, और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके और कुछ करेक्शंस करके एक नई इक्वेशन निकाली। एक तो जैसे वॉल्यूम के लिए कहा गया कि ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल या फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, इस पर उसने थोड़ा सा कार्य किया। और दूसरा जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी कि आदर्श गैसों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल शून्य होता है, इस पर उसने कार्य किया, कुछ करेक्शंस दिए और उसको इंक्लूड करके एक दूसरी इक्वेशन निकली जिसको कि वैन डर वाल्स इक्वेशन कहा गया, जो वास्तविक गैसों पर लागू की जा सकती है, और परिस्थितियां अगर हो तो वही समीकरण रिड्यूस होकर आदर्श गैस समीकरण में परिवर्तित हो जाती है।